स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पर। तो बच्चों, हम लोगों ने लगातार क्लास 10th का वीकली टेस्ट का मॉडल पेपर देख रहे थे, जिसमें से आज हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर सेट 4 को करने जा रहे हैं। ठीक है, जो आपके स्कूल में वीकली टेस्ट साप्ताहिक परीक्षा लिया जा रहा है रेल प्रोजेक्ट के द्वारा, उसी का एक हम मॉडल पेपर आज सेट 4 को करने वाले हैं, जो कि सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का है। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले आप लोगों का 3 और सेट हमने चैनल पे करा रखा है। यदि आप उसे नहीं देखें तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आप वो 3 वीडियो को जरूर देख लेंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, यदि आपको डिस्क्रिप्शन देखना नहीं आता है तो मैं एक व्हाट्सएप का लिंक दे रहा हूं, व्हाट्सएप का नंबर दे रहा हूं। ठीक है, आप वहां पे हमें मैसेज करेंगे, मैं वहां पे तीनों लिंक जो है, चारों लिंक, जो भी लिंक होगा मैं वीकली टेस्ट के लिए प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, नंबर लिखेंगे आप लोग 94 31 72 90 98। ठीक है, ये नंबर है, नंबर को नोट कर लेंगे। ठीक है, और सेव भी कर लेंगे। ठीक है, और इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर देंगे। और साथ में बच्चों, आप लोग को 2024 की तैयारी के लिए एक ग्रुप भी बनाया गया है, उस ग्रुप में भी आपको जोड़ दिया जाएगा। चलिए, इसका क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्या दिया हुआ है? अर्नेस्ट रेनन कौन थे? ठीक है, तो अर्नेस्ट रेनन कौन थे बच्चों? तो ये एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। ठीक है, तो याद रखना, आपको ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, अर्नेस्ट रेनन कौन थे? तो फ्रांसीसी दार्शनिक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पे, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप का सर्दी जुकाम हो जाती है, किसने कहा था? कितना बार ये सवाल आप लोगों को करवा रखे हैं। ठीक है, आप लोगों को माइंड में याद हो गया होगा कौन किसने कहा था। तो ये मेटरनिख ने कहा था। ठीक है, कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। यहाँ पे, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? ठीक है, तो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी बच्चों? तो ये जो हुई थी 1889 फ्रांसीसी क्रांति के बाद हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखो। यहाँ पे, दुनिया में पहली भूमिगत रेल का निर्माण कहाँ हुआ? ठीक है, तो दुनिया में जो सबसे पहली रेल का निर्माण हुआ बच्चों, ये आपका लंदन में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखो हम लोग। 5 नंबर सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यंग इटली एवं यंग यूरोप नामक भूमिगत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की? ठीक है, चाहे यंग इटली का है, ये चाहे यंग यूरोप का है। ठीक है, उसका संगठन का जो स्थापना किसने किया था? तो हमने बता रखा है बहुत बार, जियोसेपे मैज़िनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहीं मैज़िनी लिखा रहेगा, कहीं जियोसेपे लिखा रहेगा। ठीक है, कहीं पे दोनों चीज लिखा हुआ रहेगा, जियोसेपे मैज़िनी। ठीक है, तो याद रखना इस चीज को। चलिए नेक्स्ट सवाल देखो। यहाँ पे, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कब किया? ठीक है, तो महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन जो चलाया था, इसको वापस लेने का फैसला कब लिया था बच्चों? तो ये लिया था फरवरी 1922 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखो। 7 नंबर सवाल, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ FICCI की स्थापना कब हुई? तो FICC की स्थापना जो हुई थी बच्चों, ये हुई थी 1927 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखो। यहाँ पे, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे बच्चों, ये मोहम्मद अली और शौकत अली थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो। यहाँ पे, नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य है? ठीक है, तो नेपोलियन जो युद्ध हुआ था, ठीक है, इसका बदलाव को जो खत्म करने का जो उद्देश्य था, ये कौन सी संधि का था बच्चों? ठीक है, तो ये जो था आप लोग का वियना की संधि। ठीक है, आप लोग को याद रखना है वियना की संधि। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो। यहाँ पे यहाँ नेपोलियन होगा। ठीक है, नेपोलियन युद्धों के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो। यहाँ पे, विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? ठीक है, तो आर्थिक जो महामंदी हुआ, ये कब स्टार्ट हुआ था बच्चों? कब शुरू हुआ था? ये 1929 को स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो। यहाँ पे, निम्न में से किसी देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? ठीक है, तो किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है बच्चों? तो ये श्रीलंका में एकात्मक शासन व्यवस्था है, बाकी सभी में संघात्मक है। ठीक है, तो याद रखना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? ठीक है, तो देख लेना यहाँ पे कौन सा सुमेलित है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी में गौर कीजिएगा। समवर्ती सूची जो होती है बच्चों, ये वन, विवाह, उत्तराधिकार एवं शिक्षा, ये इसका राइट हो जाएगा। क्योंकि समवर्ती सूची में क्या होता है ना, कि इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। ठीक है, तो ये वन का जो भी होगा, चाहे विवाह का, चाहे उत्तराधिकार, चाहे शिक्षा का, तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखो। यहाँ पे, अमेरिका
में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954-68 के किसके द्वारा चलाया गया था? ठीक है, तो ये किसके द्वारा चलाया गया था बच्चों? तो ये जो चलाया गया था मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, आश्वेत शक्ति आंदोलन कब हुआ? तो ये आश्वेत शक्ति जो आंदोलन हुआ था बच्चों, ये हुआ था 1966 और 75 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ पे देखो नागरिक से है ये सवाल। क्या लिखा हुआ है? निम्न में कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है? लोकतंत्र के पक्ष में कौन सा नहीं है? देखो एक एक करके एकदम ध्यान से पढ़ना। लोकतंत्र में लोक स्वतंत्रता और समानता का अनुभव करते हैं। हाँ, ये तो सही कह रहा है, ये तो पक्ष में है। नेक्स्ट, लोकतंत्र में दूसरों की तुलना में विवादों को बेहतर ढंग से किया जाता है। हाँ, ये भी सही है। ठीक है, लोकतंत्र लोगों के प्रति अधिक जिम्मेवार होता है। हाँ, ये भी सही है, ये भी पक्ष में, तीनों पक्ष में है। चौथा नंबर देख लेते हैं, लोकतांत्रिक देश अन्य की तुलना में अधिक समृद्ध होता है। नहीं, ये तो गलत कह रहा है। जरूरी नहीं है कि जो लोकतांत्रिक देश होगा वो ज़्यादा अमीर देश होगा, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये पक्ष में नहीं है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम सर्वोत्तम है? ठीक है, तो सूचना का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर शिक्षा का अधिकार, या स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सूचना का अधिकार। ठीक है, लोगों के राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाने का कौन सा अधिनियम है? ठीक है, तो ये सूचना का अधिकार है। ठीक है, तो ये सेट 4 का था बच्चों। हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी करते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ से हम लोग स्टार्ट होता है। हम लोग हर सेट में एक्स्ट्रा क्वेश्चन को किए हैं। ठीक है, 16 क्वेश्चन के बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगभग 20-30 क्वेश्चन किए हैं, ताकि आपका टेस्ट के प्रैक्टिस अच्छा हो सके। चलिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इस समय निम्न में से किस प्रकार की सरकार बेहतर मानी जाती है? ठीक है, तो किस प्रकार की सरकार बेहतर मानी जाती है बच्चों? तो लोकतंत्र की सरकार सबसे बेहतर है। ठीक है, याद रखना, लोकतंत्र की सरकार सबसे बेहतर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों द्वारा चुना जाता है सरकार को। लोकतंत्र में क्या होता है? लोगों द्वारा चुना जाता है शासन को, शासक को, है ना, सरकार को। तो ये लोकतंत्र जो है सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा है। चलिए 18 नंबर सवाल देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? उन समूहों को क्या कहते हैं जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं? ठीक है, तो जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करते हैं उसे हम लोग दबाव समूह कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में कौन सा विचार सही है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक क्या किया है, देखते हैं। ठीक है, तो कौन सा सही है इसमें बताना है। ठीक है, लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, लोगों के बीच आर्थिक असमानताओं को समाप्त कर दिया है। ठीक है, राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया है। हंसी के समूह से कैसा व्यवहार हो इस बारे में मतभेद मिटा दिया है। ठीक है, तो देखो ये इनमें से ये जो है सब गलत है। ठीक है, इसमें से सही यही है कि लोगों के बीच जो है ना, लोगों के बीच जो मतभेद होता है, टकराव होता है, वो समाप्त कर दिया गया है लोकतंत्र में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? ये मेरे प्यारे बच्चों आप कमेंट करके बता दो। ठीक है, अभी आप लोग जल्दी से इसको देख लो। ठीक है, आपको याद है तो फटाक से कमेंट करो। ठीक है, या फिर कहीं से भी ढूंढ के इसको कमेंट करो कि अभी कितने राज्य और कितना केंद्र शासित प्रदेश है। एकदम बच्चा वाला सवाल है बाबू, अगर इसको नहीं कर पा रहे हो तो बहुत गलत है। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे, भारत के उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? तो जो भारत का उत्तरी मैदान है ये किस मृदा से बना है? तो ये जलोढ़ मृदा से बना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये 1972 में पारित हुआ था। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, ये 1972 में पारित हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, वीडियो कैसी लग रही है बच्चों? ये अभी फटाक से हमें लाइक करके बताएंगे आप कि कितना लाइक आता है, उस हिसाब से मुझे समझ में आ जाएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है, तो फटाक से लाइक कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। क्या लिखा है? हिमालयन यव जिससे टक्सोल नामक पदार्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? ठीक है, हिमालय यव जो है इस जिससे टक्सोल नामक पदार्थ निकलता है उसे हम लोग कहते हैं केसर कहते हैं। ठीक है, केसर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल, बहुउद्देश्य नदी घाटी को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये जवाहरलाल नेहरू कहे थे। ठीक है, क्या बोले थे? बहुउद्देश्य नदी घाटी को बोले थे आधुनिक भारत का ये मंदिर है। सही बात है, मंदिर है, क्योंकि बहुउद्देश्य नदी घाटी जो है बच्चों ये बहुत चीज़ में हेल्प करता है हम लोगों। ठीक है, जैसे सिंचाई के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए, बहुत सारे चीज़ के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे,
निम्न में से कौन सा तर्क बहुउद्देश्य बांध में के तर्क में नहीं है? ठीक है, तो जो बहुउद्देश्य बांध जो बनाया जाता है, जैसे नदी है ऐसे, ठीक है, तो इसके बीच बीच में बांध बनाया जाता है इस तरीके से, ठीक है, पुल वगैरह बनाया जाता है इस तरीके से, ऊंचा किया जाता है जगह जगह पर। क्यों? क्योंकि पानी का यहाँ रुकाव बना रहे, ठीक है, तेज स्पीड ना भागे। ठीक है, चलो अब इसका देखते हैं कौन सा तर्क जो है सही नहीं है। ये जल के कमी वाले क्षेत्रों में जल लाती है, हाँ ये तो सही बोल रहा है, ये तो तर्क में है। नेक्स्ट सवाल, ये बाढ़ को नियंत्रित करती है, हाँ बिल्कुल, अगर बारिश होगा और ये नदी है, ठीक है, नदी है तो नदी में पानी एकदम बहुत स्पीड से बढ़ेगा, अगर बांध बना देंगे तो रुक 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 के बढ़ेगा, हाँ ये भी सही है। इससे भारी संख्या में विस्थापन होता है ना, ये तो गलत कह रहा है, ये गलत कह रहा है। बाकी देखो अगला, ये जल विद्युत उत्पादन में सहायक है, हाँ ये सही बोल रहा है, क्योंकि ये जल विद्युत में उत्पादन में सहायक करता है, मतलब विद्युत उत्पादन करता है, बाढ़ में नियंत्रित करता है, और ये जो वह क्षेत्र में भी जल लाते हैं जहाँ पे जल की कमी है। ठीक है, तो ये विस्थापन होता है, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ये जो है तर्क में नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखो, झूम किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? ठीक है, गठन कृषि, रोपण कृषि, जीवन निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक कृषि। तो ये जीवन निर्वाह कृषि है बच्चों, झूम की खेती। ठीक है, ये जीवन यापन करने के लिए कृषि किया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे, HYJ पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है? तो ये जो लंबाई है बच्चों लगभग, ठीक है, ये जो है आप लोग का 1700 किलोमीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे, निम्न में से किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? मतलब सबसे जो बेस, ठीक है, ढांचा वाला उद्योग कौन सा है बताओ? लौह इस्पात उद्योग जो है बच्चों, ये आधारभूत उद्योग कहा जाता है, क्योंकि इसी से सारे चीज़ का निर्माण होता है। नेक्स्ट सवाल देखो, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? तो ये कहा जाता है आप लोग का अहमदाबाद को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे, सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? ठीक है, तो सीमा सड़क का जो उद्घाटन हुआ, स्थापना हुआ, ये हुआ 1958 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है। ठीक है, तो अगर एक वस्तु का जो है उत्पादन किया जा रहा है तो ये कौन सा क्षेत्रक में आएगा? तो कोई भी चीज़ का उत्पादन होता है बच्चों तो वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे, कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है? ठीक है, तो सबसे जो ज़्यादा जो उभरा है बच्चों, ज़्यादा जो वायरल हुआ है वो तृतीय क्षेत्र, क्योंकि तृतीय क्षेत्र ही सेवा क्षेत्र है, बैंकिंग लाइन है, रेलवे लाइन है, ठीक है, इसी में आता है। ठीक है, और इसमें काफ़ी उभरा हुआ है। ठीक है, मतलब कि काफ़ी वायरल हुआ है। नेक्स्ट देखो, मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार है, चलो ठीक है, इन परिवार की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये है। ठीक है, अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000 है, चौथे परिवार की आय कितनी होगी? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो प्रति व्यक्ति आय कितना है? 5,000 है। अगर एक व्यक्ति का आय 5,000 है तो 4 परिवार है ना, 4 परिवार का कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। ठीक है, 4 परिवार का कितना हो जाएगा? 20,000। और 3 परिवार का यहाँ दिया हुआ है, 7 4 11 और 11 और 3 14, 14 दिया हुआ है, मतलब कि 3 परिवार का दिया हुआ है, तो चौथा परिवार का कितना होगा? दोनों का डिफरेंस कितना है? 6,000। ठीक है, मतलब कि टोटल जो है 20,000 है इनकम। ठीक है, जिसमें से इनकम 3 परिवार का 14,000 है, तो चौथा परिवार का कितना हो जाएगा? 6,000, तब ना हो जाएगा टोटल जी 20,000। हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो यहाँ पे, मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 एक वर्ष में कितने रोजगार देता है? ठीक है, तो एक वर्ष में कितने रोजगार देता है? तो ये 100 दिन का रोजगार देता है। ठीक है, ये 100 दिन का रोजगार देता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ऋण की शर्तों में कौन शामिल है? ठीक है, तो कौन शामिल है बच्चों? तो ब्याज दर, ऋण की राशि, ऋणधार, उपरोक्त सभी, तो सभी है। ठीक है, चूंकि ब्याज दर भी लगता है अगर ऋण लेते हो तो, और ऋण की राशि भी लगता है, ऋणधार भी होता है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। अगले सवाल, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। तो कैसे वैश्वीकरण जो हुआ है, मतलब वैश्वीकरण का मतलब होता है एक देश के दूसरे देश के साथ जोड़ना, व्यापार करना। ठीक है, तो बताओ किसके लिए सहायता पहुंचाई? विकसित देशों के लिए, विकासशील देशों के लिए, इनमें से कोई नहीं, या फिर सभी के लिए? तो सभी के लिए। ठीक है, जो वैश्वीकरण हुआ, एक देश से दूसरे देश के व्यापार को जोड़ना, ठीक है, मतलब कि एक देश में दूसरे देश से हम लोग बिजनेस करते हैं, जो वही वैश्वीकरण है। ठीक है, और ये सभी लोगों के लिए हेल्प हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। ठीक है, तो ये जो मनाया जाता है आपका 24 दिसंबर को। ठीक है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित होता है। ठीक है, तो ये किस आधार पर विभाजित है? रोजगार के शर्तों पर, आर्थिक गतिविधियों के स्वभाव पर,
उद्यमों के स्वामित्व पर, उद्यमों के नियोजित श्रमिकों की संख्या पर। ठीक है, तो अगर हम लोग कोई भी चीज़ को देखते हैं कि कौन सार्वजनिक है, कौन गवर्नमेंट है और कौन निजी है, तो हम लोग कैसे देखते हैं कि वो जो है, वो जो प्रॉपर्टी है वो किसका है। अगर कोई प्राइवेट आदमी का है तो वो प्राइवेट हो जाएगा, अगर वो सरकार का है तो गवर्नमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि उसके स्वामित्व पे, उसके ऑनरशिप पे जिसका है वो। ठीक है, तो उद्यमियों के स्वामित्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे एक नॉर्मल से समझते हैं, जैसे कि हम एक स्कूल देखें, क्या देखें, एक स्कूल देखें। ठीक है, तो स्कूल अगर हम देखें कि वो स्कूल का ऑनर कौन है, उसका स्वामित्व कौन है। अगर कोई नॉर्मल आदमी का है, ठीक है, कोई प्राइवेट आदमी का है, आम इंसान का है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो प्राइवेट स्कूल है, पीवीटी स्कूल है। ठीक है, और वही स्कूल अगर गवर्नमेंट के अंदर आता है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट के अंदर आता है तो वो हमारा गवर्नमेंट स्कूल होता है। मतलब कि उसके स्वामित्व पे देखते हैं, उसके ऑनरशिप पे देखते हैं कि उसका ऑनर कौन है। ठीक है, अगर उसका ऑनर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट हो जाएगा, अगर उसका ऑनर कोई इंसान है, प्राइवेट वाला आदमी है, तो प्राइवेट हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया कि किस तरीके से हम लोग विभाजित करते हैं अलग अलग। बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट देखो यहाँ पे, आभूषणों की गुणवत्ता प्रमाणन हेतु कौन सा हॉलमार्क उपयोग होता है। तो आभूषण वगैरह में एक मार्क का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, अगला लास्ट सवाल है मेरे प्रिय बच्चों। ठीक है, वैसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रित करती है क्या कहलाती है। तो एक से अधिक देश में नियंत्रित करती है कोई, तो वो आपका बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आज का सेट 4 का सारा सवाल। ठीक है, सेट 4 का। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट ज़रूर करना बच्चों, क्योंकि आपका हर एक कमेंट हम पढ़ते हैं। ठीक है, और उससे हम काफ़ी मोटिवेट होते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत है बच्चों, अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो हम सोचेंगे कि आप इंटरेस्टेड नहीं ले रहे हो। ठीक है, आपको मज़ा नहीं आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा डिमोटिव हो जाऊंगा और आपके लिए फिर वीडियो नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, तो कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा कमेंट करें। ठीक है, और ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, देखो मेरा एक ही है कि आप शेयर ज़रूर करो। ठीक है, शेयर कर दो, आप देख रहे हो थोड़ा सा दूसरे लोगों को भी देखने बोलो। ठीक है, ताकि जितना जितना परफॉर्मेंस मिलेगा, जितना यहाँ पे हम देखेंगे कि परफॉर्मेंस अच्छा चला जा रहा है, ठीक है, तो मैं उस तरीके से आप लोगों को हेल्प करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो अगर हमारे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा लेंगे। ठीक है, और हमसे जुड़ने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, मैंने तो नंबर ऊपर में ही दे दिया हूँ। ठीक है, नंबर लिख लिए होंगे, या फिर मेरे प्यारे बच्चों मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ इंस्टाग्राम का। ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हूँ, टेलीग्राम का और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया हूँ। ठीक है, तीनों से आप ऐड हो सकते हैं और हमसे बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।